दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं तथा बैंक, एसएससी, रेलवे और टीईटी आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भौतिक विज्ञान टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घर्षण और स्नेहकों का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा का नाम है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। घर्षण और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कणों और उनकी गति तथा अंतर संबंधों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अति सूक्ष्म कण, उनकी गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की क्वांटम मैकेनिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। फैराड विद्युत धारिता का मात्रक है जो महान वैज्ञानिक फैराडे के नाम पे पड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहते जल की गति प्रकट करने में कौन सा मात्रक प्रयुक्त किया जाता है? जो बहता हुआ जल है उसकी गति को प्रकट करने के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है क्यूसेक। क्यूसेक को क्यूबिक फीट पर सेकेंड भी कहा जाता है। बहते जल की गति को मापने के लिए क्यूसेक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इसे क्यूबिक फीट प्रति सेकंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिनेमैटोग्राफ दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बीईसी। बीईसी क्या है? बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहते हैं। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है। चौथी अवस्था क्या है? तो चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा है। बीईसी को पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है जिसे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव ये हिंदी में दिया है, लेकिन दोस्तों इसको वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। तो पारिस्थितिकी दबाव की इकाई बार है। बार पारिस्थितिकी दबाव की इकाई या मात्रक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समान होता है? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में त्वरण यानी एक्सेलरेशन समान होता है। मनुष्य के शरीर में प्राप्त ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित रूप है? तो मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस रूप में परिवर्तित है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का जैविक ऊर्जा या पेशी ऊर्जा में इसका परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न है, द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? तो द्रव के ऊपरी तल पर दाब जो द्रव का होता है वो 0 होता है, और जो सबसे निचला तल होता है वहाँ पर द्रव का दाब सबसे अधिक होता है, और द्रवों का दाब गहराई पर भी निर्भर करता है। एसडीजी द्रव का दाब होता है, यानी हाइट, लंबाई पे, द्रव के घनत्व पे और गुरुत्वाकर्षण पे द्रव का दाब निर्भर करता है, लेकिन द्रव के ऊपरी तल पर यानी ऊपरी सतह पर उसका दाब 0 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? तो गणना में ये सहायक है। ये लघुगणक जो होता है इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। तो जॉन नेपियर ने लघुगणकों का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी अपने तरफ किस बल से खींचती है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन के प्रेशर से
1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी अपने तरफ खींचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी अपने तरफ 9.8 न्यूटन भार से अपनी तरफ खींचती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भार यानी वेट क्या है? तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल भार होता है। द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण या mg जो होता है वो भार होता है, किलोग्राम भार। जब किसी वस्तु पे पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया गुरुत्वीय बल है वही उस वस्तु का भार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसमें ये माना जाता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो अणुओं की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा गैसीय अवस्था में होती है। गैसीय अवस्था में जो गैसों के अणु होते हैं वो मुक्त अवस्था में विचरण करते रहते हैं। इससे कम द्रवीय अवस्था में और सबसे कम ठोस अवस्था में गतिज ऊर्जा होती है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक गैसीय अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, तापमापी जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो तापमापी दोस्तों ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे जब हम पारे का तापमापी यूज करते हैं तो उसमें पाठ्यांक बने होते हैं और ताप पाकर पारे का प्रसार होता है और उसी प्रसार को पाठ्यांकों के रूप में नोट कर लिया जाता है, तो उससे तापमान की गणना होती है। तो तापमापी ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी नक्षत्र या तारे का तापमान किससे निर्धारित होता है? तो तारे के रंग से किसी नक्षत्र या तारे का तापमान निर्धारित होता है, यानी तारे के रंग से उसके तापमान का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी पर किस तरह से पहुंचती है? तो जो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा आती है। विकिरण यानी रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा है वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जैसे किसी मतलब बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो इसका जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अशुद्धि मिलाने पर एक प्रश्न ये भी है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, CHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ फोरियर 1924 में इन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप का यासाई मात्रक क्या होता है? तो ताप का यासाई मात्रक केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं है ताप का यासाई मात्रक, याद रखिएगा ताप का यासाई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा का तापमान बढ़ने पर उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का तापमान बढ़ने पर उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सितार एक वाद्य यंत्र है, सितार में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सितार में यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यांत्रिक ऊर्जा, सितार एक यंत्र है और उसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भर किया जा सकता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सेकेंड लोलक किसे कहते हैं? सेकेंड लोलक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे सेकेंड लोलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता
किस यंत्र से मापी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो वो यंत्र है दोस्तों एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर याद कर लीजिएगा, सूर्य के किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से मापी जाती है। सर्वाधिक ताप वाले तारों का रंग क्या होता है? तो जिन तारों का तापमान सर्वाधिक होता है उनका रंग दोस्तों नीला होता है। तो सर्वाधिक तापमान वाले तारों का रंग नीला होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण कौन करता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ से होता है। किसी भी प्रकाश के रंग का निर्धारक उसका तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के इंद्रधनुषों में बीच में कौन सा रंग स्थित होता है? तो ये है हरा रंग। हरा रंग चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो या द्वितीयक इंद्रधनुष हो या जो हमारे प्रकाश के रंगों का क्रम होता है विबग्योर या बया नीह नाला, उसमें बीच में हरा रंग उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग की होती है? तो ये है बैगनी रंग। बैगनी रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है जबकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग की ऊर्जा कम होती है जबकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इससे पता चलता है जो वेवलेंथ है और एनर्जी, उन दोनों में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो जिस प्रकाश में ऊर्जा अधिक होती है उसका वेवलेंथ कम होता है और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसमें ऊर्जा कम होती है। तो दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के किरणों की होती है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। आप सभी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार हेतु यानी वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगों यानी दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई में चुंबकीय तरंगों या मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में इको साउंडिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है? जो ध्वनि तरंगे सुनी जा सकती हैं यानी श्रव्य ध्वनि तरंगे, इनके आवृत्ति का जो परास होता है, रेंज होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है उन्हें श्रव्य तरंगों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें अपने साथ क्या परिवहित करती हैं? तो ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा का परिवहन करती हैं। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व मान कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर। चुंबक के ध्रुवों पर उस चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व मान होता है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों पे चुंबक का अधिकतम चुंबकीय मान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, यानी किसी सिस्टम में विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, उसकी उपस्थिति की पहचान विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप से होती है। अगला प्रश्न है, अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होता है? तो अतिचालक पदार्थ जो होते हैं दोस्तों उनका प्रतिरोध 0 होता है। 0 प्रतिरोध होता है अतिचालक पदार्थों का। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरणों में फ्यूज जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।
ये कम गलनांक वाले तार होते हैं, विद्युत धारा में जोड़ दिए जाते हैं विद्युत धारा परिपथ में, और जब कभी लाइट अधिक या विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है तो ये गल कर कट जाते हैं और विद्युत परिपथ जो होता है वो कट जाता है, यानी सप्लाई विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है और जो हमारे वैद्युत उपकरण हैं फ्रिज, टीवी, पंखा, वो सब जलने से बच जाते हैं। तो फ्यूज जो होता है वो कम गलनांक का तार होता है जो कि विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए परिपथ में जोड़ा जाता है। ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में विखंडन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परमाणु बम में दोस्तों विखंडन की अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड प्रक्रिया होती है, लेकिन परमाणु भट्ठी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें विखंडन उसमें भी होता है, लेकिन वहाँ पर नियंत्रित प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के सेट को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिव करंट होती है एसी, उसके धनात्मक और ऋणात्मक मानों के सेट को आवृत्ति कहा जाता है। भारत में जो विद्युत धारा का मानक है वो आवृत्ति का वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के सेट को आवृत्ति कहा जाता है। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वैद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो प्रकाश वैद्युत सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल उन्हें कहा जाता है, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड सामान्य विज्ञान से भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।